हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का जियोग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है खनिज संसाधन। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में खनिज संसाधन में 2 वीडियो डाला गया था इसका, जिसमें आपको बताया गया था खनिज क्या होता है ना, और खनिज कितने प्रकार के होते हैं। और आपको धात्विक में लौह खनिज, लौहयुक्त खनिज और अलोहित खनिज में लगभग आप जान चुके थे, जिसमें आपका बॉक्साइट तक हो गया था। और आज आपको पढ़ना है तांबा से। देखिए, तो आपको आज पढ़ना है तांबा के बारे में। तांबा भी क्या है, अलौह धातु में आता है। देखिए, तांबा कहता है कि देखिए तांबा जो है आपका एक मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अलौह धातु है ना। इसका देखिए, ये जो तांबा जो है आपका विद्युत का सबसे अच्छा संचालक माना जाता है। इसका उपयोग इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मतलब विद्युत उपकरण बनाने में भी किया जाता है, और साथ साथ बर्तन और सिक्के बनाने में किया जाता है। लेकिन भारत में जो है ना, भारत में तांबा का बहुत ज़्यादा अभाव है ना। मात्र 125 करोड़ टन इसका भंडार है भारत में। ठीक है, और लगभग पिछले कुछ सालों में मतलब 1900 अगर हम बात करें है ना, 1951 में डाटा के अनुसार आपकी किताब के, तो मात्र 3.75 लाख टन तांबे का उत्पादन हुआ है ना। चूँकि तांबे का उपयोग बहुत ज़्यादा है, ये बताया जैसे कि है ना, तांबे का उपयोग आपको विद्युत उपकरण बनाने में, सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में और भी कई धातुओं के साथ मिला करके उपयोगी सामान बनाने में किया जाता है। लेकिन भारत में तांबे का बहुत ज़्यादा अभाव है। झारखंड में कुछ स्थिति ठीक ठाक है। झारखंड में हजारीबाग, पलामू, इसके बाद राजस्थान में खेतड़ी है ना, सिंघाना इलाके में है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ठीक ठाक स्थिति है। तो तांबा का यही स्थिति था। देखिए, अब आपको पढ़ना है अधात्विक खनिज। क्या पढ़ना है? अधात्विक खनिज। देखिए, तो अधात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु का मात्रा नहीं होता है। जिसमें कौन कौन आता है आपका? देखिए, जैसे कि देश के आर्थिक विकास में, औद्योगिक विकास में आपको धात्विक खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वैसे ही अधात्विक खनिज का भी योगदान ज़्यादा है। ठीक है, और कहा जाता है कि मतलब अधात्विक खनिज में कौन कौन आता है? मुख्य रूप से अभ्रक आपका है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, फॉस्फेट है, ग्रेफाइट है, जिप्सम है, मैग्नेसाइट है ना, बहुत सारा खनिज है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो पढ़ना है उसका नाम है अभ्रक। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? अभ्रक। अधात्विक में आता है। तो देखिए, अभ्रक भारत में, देखिए भारत में सबसे है ना, मतलब भारत जो है विश्व में सीट नामक अभ्रक का उत्पादन में अग्रणी है, यानी आगे है ना। अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में भी ज़्यादा होते रहा है। प्राचीन काल से इसका उपयोग तो आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में होता था, लेकिन अभी अगर हम वर्तमान समय का बात करें तो अभ्रक का उपयोग ज़्यादातर विद्युत उपकरण बनाने में होता है। क्योंकि अभ्रक जो है विद्युत रोधक होने के कारण यह उच्च से उच्च विद्युत शक्ति का सहन कर लेता है। ठीक है, तो अभ्रक क्या है? देखिए, भारत पूरे विश्व में सीट नामक अभ्रक का उत्पादन में आगे है ना। इसका उपयोग प्राचीन काल से आयुर्वेदिक दवाओं बनाने में किया जाता था, लेकिन अब जो है इसका ज़्यादा उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह विद्युत रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति का सहन कर सकता है। तो देखिए, भारत में जितना भी अभ्रक पाया जाता है ना, उसको टोटल 3 पेटियों में बांटा गया है। कितने पेटियों में? पहला आपका है बिहार झारखंड। क्या है? बिहार झारखंड। तो देखिए, बिहार झारखंड में सबसे उत्तम किस्म का अभ्रक रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है ना। यहाँ सबसे उत्तम है ना, यहाँ पर जो है लगभग आपका सबसे उत्तम कोटि के अभ्रक रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है, और यह दोनों राज्य है ना, बिहार झारखंड मिलकर के पूरे देश का 80% जो है ना, मतलब यहाँ पे अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो बिहार झारखंड के जैसे बिहार में आपका मुंगेर हो गया है ना, भागलपुर हो गया, बिहार के गया जिले हो गए, यहाँ पे अभ्रक का उत्पादन होता है। उसके बाद आपको झारखंड का बात कीजिए तो झारखंड में पलामू, धनबाद, रांची, सिंहभूम जिले के अतिरिक्त कई और जिलों में अभ्रक का उत्पादन ज़्यादा होता है। दूसरा जो आपका क्षेत्र है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। दूसरे क्षेत्र का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में सबसे अधिक, मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश, पूरे आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है। तीसरे स्थान पे आपका आता है राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, ठीक है, और जयपुर में अभ्रक का उत्पादन होता है। तो अभ्रक मतलब टोटल पूरे भारत में अभ्रक जो है 3 पेटियों में फैला हुआ है। सबसे पहला क्या है आपका?
है ना। बिहार झारखंड जहाँ पे पूरे देश का 80% अबरक का उत्पादन होता है ना। और यहाँ पे सबसे उत्तम कोटि का अबरक रूबी अबरक का उत्पादन होता है, ठीक है। दूसरा बात है आपका कि देखिए मतलब इसमें है ना आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में और राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में अबरक का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें देखिए अबरक का जो हमारे देश का जो प्रमुख हमारे देश का जो अबरक प्रमुख देश जो ले जाता है उसका नाम है ना अमेरिका। अमेरिका यहाँ के अबरक का प्रमुख आयातक देश है, ठीक है। तो भारत देखिए मतलब भारत में अबरक का स्थिति समझ गए। अब देखिए अगला टॉपिक आपका है चूना पत्थर का, है ना। दूसरा जो आपका है वो क्या है, चूना पत्थर। तो देखिए चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर सबसे अधिक जिस उद्योग में उपयोग किया जाता है उसका नाम है सीमेंट, है ना। सीमेंट का प्रमुख कच्चा वस्तु, सीमेंट का प्रमुख कच्चा स्रोत, ठीक है। सीमेंट बनाने में यानी कि चूना पत्थर का 76% जो उपयोग है वह सीमेंट बनाने में किया जाता है। शेष 4% रसायन उद्योग में और शेष 4% आपका होता है कागज़ में, चीनी में और उर्वरक उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। अगर इसके उत्पादक राज्यों का बात करें तो सबसे अधिक आपका है मध्य प्रदेश में, है ना। यहाँ सबसे अधिक कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में। कितना प्रतिशत, तो 35% होता है, ठीक है। इस तरीके से अब चूना पत्थर का स्थिति है ना। चूना पत्थर का सबसे अधिक उपयोग सीमेंट, है ना। सीमेंट का प्रमुख कच्चा वस्तु क्या है, चूना पत्थर। कितना परसेंट, 76%। अब देखिएगा, अब आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है, ठीक। तो खनिजों का आर्थिक महत्व देखिए, जैसे पृथ्वी पर जैसे जल और थल पृथ्वी पर जैसे जल और थल एक महत्वपूर्ण संसाधन है ना, वैसे ही आपको हर देश में यानी हर देश के लिए खनिज भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चूँकि जानते हैं खनिज संसाधन के अभाव में किसी भी देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता है, वहाँ का गरीबी दूर नहीं होगा, वहाँ का राष्ट्रीय आय ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं खनिजों के अभाव में किसी भी देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, ठीक है। इसीलिए खनिजों का देखिए, और जानते हैं खनिजों का जो सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि इसे एक बार उपयोग में लाए जाने के बाद इसे हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा इसको हम बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो आपको टोटल 3 बातों पर डिपेंड करता है ना। एक आपका क्या है, खनिजों के निरंतर दोहन पर रोक, मतलब खनिजों के जो निरंतर दोहन चल रहा है उस पर नियंत्रित कीजिए उसको, है ना। खनिजों के नए नए विकल्पों का खोज कीजिए, ठीक है। उसका बचतपूर्वक उपयोग कीजिए, तब जाकर के खनिज क्या होगा, खनिज संसाधन, है ना। मतलब वर्तमान के साथ साथ भविष्य में मिलेगा, क्योंकि जानते हैं कि ये उद्योग का आधार है ना। लेकिन कहा जाता है कि अगर लगातार इसका दोहन निरंतर दोहन होते चलेगा तो वर्तमान में तो मिलेगा, लेकिन आगे भविष्य में आने वाला दिनों में संसाधन खत्म हो जाएगा, खनिज संसाधन खत्म हो जाएगा। जो उद्योग धंधा अगर मान के चलिए खनिज पे ही डिपेंड है, वो उद्योग धंधा ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए खनिज औद्योगिक विकास का आधार है। इस कारण से खनिजों का संरक्षण प्रबंधन सब जरूरी है। और जानते भी खनिज क्या है, क्षयशील और अनवीकरणीय संसाधन है, इसको हम दोबारा बना भी नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खनिजों का संरक्षण प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अगर कोई देश नहीं कर रहा है, नए नए विकल्पों का खोज नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे खनिजों का संकट आने वाला है। तो खनिजों की समस्या से, संकटों से बचना है तो नए नए क्षेत्रों का खोज, उसके उपयोग पर नियंत्रण करना, बचतपूर्वक उपयोग करना, इन सभी आदतों को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो उस देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, वहाँ पे राष्ट्रीय आय कम हो सकता है और एक तरीके का मतलब वहाँ का ग्राफ वृद्धि विकास रुक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उद्योग धंधा इसी पे डिपेंड है, खनिज पे डिपेंड है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर था क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और इसका जो नोट्स है आपको, है ना, टेलीग्राम के चैनल पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। और अगले दिन आपको इस चैप्टर का अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा।